नमस्कार दोस्तों, 20 मई के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। कौन कौन सी न्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं? तो जीएसटी रिलेटेड लॉस के अंदर एक लैंडमार्क जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का। एक्चुअली ओशन फ्रेट मतलब मान लो कोई सामान यूएसए के एक शिप पे लोड हुआ और इंडिया के अंदर आया, तो जो भी सामान आ रहा है उसको लाने का एक फ्रेट लगता है। जो ओशन के थ्रू उसको ट्रांसपोर्ट करने के चार्जेस लगते हैं, आप उसको बोलते हो ओशन फ्रेट। केंद्र की सरकार का यह बोलना है कि हम इस एशियन फ्रेट के ऊपर जीएसटी लेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इस बात को लेके इंपोर्टर लॉबी चली गई किसके पास? आपकी सुप्रीम कोर्ट के पास। और ओवरऑल यहां पे यह बताया गया है कि जीएसटी लगाने की जो अथॉरिटी है वो केंद्र और राज्य दोनों के पास बराबर तौर पे। तो वैसे तो यहां पे जजमेंट आया है ओशन फ्रूट के ऊपर जीएसटी के कंटेक्स्ट को लेके, बट फिर भी यहां पे एक बड़ा ही आप कह सकते हो वेराइड या फिर कह लीजिए ब्रॉड रेंजिंग जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। क्या है ये जजमेंट, इसको देखेंगे। यासिन मलिक का कन्विक्शन हुआ है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कोर्ट के द्वारा। यासिन मलिक ने क्या क्या टेररिस्ट एक्टिविटीज की, कैसे टेरर फंडिंग की, इन सब चीजों को देखेंगे। पाकिस्तान के साथ इनके कैसे अच्छे रिश्ते हैं, ये सब देखेंगे। फिर भाई टर्की के कंसर्न्स को डिस्कस करेंगे, फिनलैंड और स्वीडन। इस रिस्पेक्ट में यूएस में एक मीटिंग हो रही है बाइडेन जी के साथ। मैगडेनिला एंडरसन और फिनिश प्राइम मिनिस्टर दोनों पहुंचे हैं, जो बाइडेन से मिल रहे हैं और टर्की के कंसर्न्स को डिस्कस किया जाएगा। शुगर एक्सपोर्ट 15 गुना ज्यादा है 2021-22 सीजन में व्हेन कंपेयर टू 2017-18, इसको समझेंगे। और केंद्र की सरकार का बोलना है कि पैंगोंग सो के ऊपर जो ब्रिज चाइना बना रहा है वो ऑक्युपाइड टेरिटरी में, मतलब उस टेरिटरी में जो एक्चुअली में इंडिया की है और चाइना ने इलीगली कब्जा करके रखा है। वैसे तो पूरा का पूरा अक्सई चीन ही चाइना का है, मतलब इंडिया का है, चाइना ने उसके ऊपर कब्जा करके रखा है। अब उसमें भी लद्दाख का जो थोड़ा बहुत इलाका है पैंगोंग सो वाला, उसमें भी घुसा हुआ है चाइना। मतलब चाइना को अब हर चीज चाहिए, इतना बड़ा उनके पास लैंड इलाका है, लेकिन वो थोड़ा मोड़ा भी लैंड इलाका जहां से जैसे तैसे हो सके कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं। और अपने जो भी इलाका उन्होंने कब्जा रखा है उसके ऊपर जो कंट्रोल है ना, उसको कंसोलिडेट कर रहे हैं। और ये सब जो ब्रिज वगैरह बनाए जा रहे हैं, इसीलिए जो ब्रिज बनाया जा रहा है पैंगोंग सो के ऊपर, इससे जो इलाका ऑलरेडी चाइना ने कब्जा लिया उसके ऊपर कंसोलिडेशन और पक्का हो जाता है। और कल की डेट में अगर कोई अटैक लॉन्च करना हो इंडिया के ऊपर, तो बैक एंड में चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। तो सारी न्यूज को हम लोग देखेंगे। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, किबॉश। किबॉश का मतलब क्या होता है? किसी चीज को एंड कर देना, रिजेक्ट कर देना, मना कर देना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस में यूजेज देखिए, हिज मदर पुट द किबॉश ऑन हिज स्मोकिंग हैबिट। मतलब उसकी माँ ने उसके सिगरेट पीने की हैबिट के ऊपर बिल्कुल ही रोक लगा दी, बंद करवा दिया, खत्म करवा दिया। तो किसी चीज को खत्म करवा देना, रिजेक्ट करवा देना, अंत करवा देना, इसको आप बोलते हो किबॉश। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे आपसे मैं बातचीत करता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको उस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। हो सके तो ज्वाइन बटन और सुपर थैंक्स का ऑप्शन दबा के मदद करें। चलिए पहली न्यूज, मेन न्यूज, आज की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज। सुप्रीम कोर्ट से सेंटर स्टेट्स हैव इक्वल पावर टू मेक जीएसटी रिलेटेड लॉस। जीएसटी रिलेटेड लॉस को बनाने के लिए केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार के पास बराबर की ताकत है। देखिए वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी रिलेटेड लॉस कौन बनाता है? जीएसटी काउंसिल बनाती है। जीएसटी काउंसिल के अंदर 33% वेटेज है केंद्र की सरकार के पास, 66% वेटेज है राज्य की सरकारों के पास। कोई भी इंपॉर्टेंट नियम कानून पास कराने के लिए 75% वोटिंग फेवर में होनी चाहिए। तो इस कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में बोला है कि भाई कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब ही यही है कि भाई राज्य आपस में कोऑर्डिनेट करें और केंद्र और राज्य आपस में कोऑर्डिनेट करें। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और अलग अलग राज्य सरकारों के बीच में अपना इंटरनल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तब जाके डेमोक्रेसी हमारी सही तरीके से काम करेगी। और ये तभी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट सुनिए बोल रहा है, ये तभी हो सकता है जब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से रिलेटेड लॉस केवल केंद्र नहीं, राज्य भी बना सके। मतलब कि जीएसटी काउंसिल जो नियम कानून बनाता है वो राज्यों के ऊपर मैंडेटरी नहीं है। राज्य अपने हिसाब से नियम कानूनों में थोड़ा बहुत ट्वीक कर सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस वो ट्वीक बहुत ज्यादा केंद्र की पावर को आप कह लो रिस्ट्रिक्ट ना कर रहा हो। राज्य की सरकारें भी जीएसटी के लेवल पे अपने लॉज बना सकती हैं। मतलब अब ऐसा नहीं है कि जीएसटी से रिलेटेड अगर कोई लॉ बनाना है लोकल लेवल पे तो उसमें केंद्र की सरकार की परमिशन चाहिए या फिर जीएसटी काउंसिल से बिल पास कराना है। क्योंकि देखिए केंद्र की सरकार के पास जीएसटी काउंसिल के अंदर 33% वेटेज है। तो केंद्र की सरकार की परमिशन के बिना तो जीएसटी काउंसिल के अंदर वैसे भी कोई लॉ पास नहीं हो सकता। और राज्य की सरकारों के पास चूंकि 66% वेटेज है, तो बहुत सारे राज्य की सरकारें केंद्र के हिसाब से काम करेंगी, तो ओवरऑल 75% की मेजोरिटी जैसे न तैसे करके केंद्र अरेंज कर लेता है जब वोटिंग की बात आती है, बट राज्य की सरकारें नहीं अरेंज कर पाती।
इसलिए सुप्रीम कोर्ट का बोलना है कि अगर राज्यों को लगता है कि जीएसटी से रिलेटेड वो कुछ इंपॉर्टेंट ट्विक्स करना चाहती हैं, लॉज बनाना चाहती हैं, तो वो बना सकती हैं। उसके लिए उन्हें केंद्र की सरकार से या जीएसटी काउंसिल से परमिशन लेने की जरूरत नहीं। और जीएसटी काउंसिल जो भी रिकमेंड करता है वो मैंडेटरी नहीं है। अगर राज्य की सरकारों को लोकल लेवल पे लगता है कि हाँ भाई ये उनके लिए ठीक नहीं है, उनका खुद का नियम कानून ठीक है, तो राज्य की सरकारें इंप्लीमेंट कर सकती हैं। अगर मान लीजिए केंद्र और राज्य के बीच में कोई आप कह लीजिए कन्फ्रंटेशन आता है, तो ऑटोमेटिकली मैटर कहां जाएगा? हाईकोर्ट के पास जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का बोलना है कि आर्टिकल 246 ए के अंदर जीएसटी के रिस्पेक्ट में केंद्र के बराबर राज्य को ताकत दी गई है लॉ बनाने के लिए। तो यूनियन और स्टेट्स आपस में एक दूसरे के बराबर हैं, केंद्र राज्य से बहुत ज्यादा ताकतवर यहां पे नहीं है। आर्टिकल 279 ए के अंदर बनाया गया है जीएसटी काउंसिल, मतलब जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब जीएसटी काउंसिल में केंद्र राज्य दोनों है, और मैंने बताया कि 33-66% वोट आप कह लो वोट का एलोकेशन है इन दोनों को। केंद्र के पास 33% वेटेज है, राज्य के पास 66% वेटेज है। तो डिस्पाइट दिस जीएसटी काउंसिल, अगर जीएसटी काउंसिल कोई नियम कानून बनाता है, राज्य की सरकारों को लगता है वो उसके हित में नहीं है, तो राज्य की सरकारें थोड़ा बहुत ट्वीक कर सकती हैं। यही मतलब है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये नहीं कि राज्य की सरकारें अपने मन मुताबिक कुछ भी करेंगी। समय अनुसार, ठीक है ना, कंडीशन अनुसार, ठीक है, नियम कानून अनुसार यहां पे डिसीजन राज्य की सरकारें ले सकती है। और मान लो कोई कन्फ्रंटेशन होता है, तो मैटर कहां जाएगा? कोर्ट में जाएगा। ठीक है भाई। और ये पूरा का पूरा जो बवाल हुआ है वो क्यों हुआ है? वो हुआ इसलिए है कि ओशन फ्रेट के ऊपर आईजीएसटी लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी इंडिया के अंदर कोई सामान इंपोर्ट होता है तो उसके लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है। अब उस बिल ऑफ एंट्री का नेचर अलग अलग हो सकता है। वो सीआईएफ हो सकता है, ठीक है ना, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट हो सकता है। वो सीएफ हो सकता है, कॉस्ट एंड फ्रेट हो सकता है। वो एफओबी हो सकता है, फ्री ऑन बोर्ड हो सकता है। तो बेसिकली एक बिल ऑफ एंट्री में अगर फ्रेट लिख रखा है, इंश्योरेंस लिख रखा है, तो उसको सीआईएफ बोला जाता है। और उसके ऊपर ओवरऑल आईजीएसटी कैलकुलेट किया जाता है, 18%, 28%, 5%, जितना भी उसके ऊपर आईजीएसटी लग रहा है। अब बात यहां पे ये है कि केंद्र की सरकार का बोलना था कि जो ओशन फ्रेट है, अब ओशन फ्रेट क्या होता है? तो देखिए, मान लीजिए इंडिया के अंदर एक इंपोर्टर है, उसने यूएसए से कुछ सामान मंगाया। अब यूएसए ने अपने किसी पोर्ट से, मान लो न्यूयॉर्क के पोर्ट के एक शिप के ऊपर एक कंटेनर लोड कर दिया। तो वो जो शिप लेके आ रहा है वो एक शिपिंग लाइन लेके आ रही है। बड़ी बड़ी शिपिंग लाइन है दुनिया भर में, एपीएल है, मर्क्स है, ठीक है ना, चाइना कॉर्पोरेशन है, इंडिया की भी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। तो ये शिपिंग लाइंस पूरी दुनिया में काम करती हैं। तो इस कंटेनर को यूएसए से इंडिया लाने में शिपिंग लाइन पैसा लेगी। क्या लेगी? उसको आप बोलोगे ओशन फ्रेट। अब ये जो ओशन फ्रेट है, ये जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का खर्चा है, ये कौन उठाता है? यहां का इंपोर्टर उठाता है, इंडिया का, चूंकि ये सामान यहां पे मंगा रहा है। तो अब इस इंपोर्टर को ओशन फ्रेट पे करना है। इस ओशन फ्रेट के ऊपर केंद्र की सरकार ने बोला जीएसटी दो। यहां के इंपोर्टर बोल रहे हैं कि भाई हम इस ओशन फ्रेट के ऊपर क्यों जीएसटी दें? ठीक है ना। और कई बार तो क्या होता है कि सीआईएफ में जब बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है ना, तो इसमें फ्रेट जुड़ जाता है, तो इसके ऊपर तो जीएसटी लगी जाता है, अलग से भी फ्रेट के ऊपर जीएसटी मांगने लगती है सरकार। तो यहां पे इंपोर्टर्स बोल रहे हैं कि अगर हम बिल ऑफ एंट्री सीआईएफ में फाइल करते हैं तो उसमें ऑलरेडी फ्रेट जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर जीएसटी दे रहे हैं, और उसके बाद से आप अलग से ओशन फ्रेट के ऊपर जीएसटी लोगे, तो कैसे काम बनेगा? केंद्र की सरकार का बोलना है कि नहीं भाई, हम अगर जीएसटी के लॉस को डेसिफर करें तो हम आपसे जीएसटी मांग सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट बोल दिया कि भाई ये जो ओशन फ्रेट के ऊपर जीएसटी मांगने वाला काम है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो अब तक जिन लोगों ने ओशन फ्रेट के ऊपर जीएसटी नहीं दिया है उनको अलग से देने की जरूरत नहीं, और जिन लोगों ने दे दिया है उनका ओशन फ्रेट वाला जो जीएसटी कंपोनेंट है वो रिफंड होगा। मैं आपको बता दूं, जब भी बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है इंडिया के अंदर, मान लो जो सामान आया है वो 1 लाख रुपए का है, उस 1 लाख रुपए के ऊपर लगती है बेसिक कस्टम ड्यूटी। मान लो बेसिक कस्टम ड्यूटी है 10,000 रुपए, तो इस 1 लाख रुपए के ऊपर 10,000 रुपए की ओशन कस्टम ड्यूटी, तो कितना हो गया? 1,10,000 रुपए। फिर इस 10,000 रुपए के ऊपर और 10%, तो ये कितना हो गया आपका? 1,000 रुपए। तो ये कितना हो गया? 1,11,000 रुपए। इस 1,11,000 रुपए के ऊपर लगती है जीएसटी। अब अगर 18% जीएसटी, तो 1,11,000 रुपए के ऊपर लगेगी 18% जीएसटी। और फिर फाइनल अमाउंट वो निकल के आएगा जो फाइनल वैल्यू होगी। तो 1 लाख से जितना एक्स्ट्रा पैसा हुआ, मतलब 11,000, और 11,000, 1,11,000 का 18% पूरा जोड़ दो, तो जीएसटी प्लस बीसीडी मिलता है किसको? सरकार को। तो ये जो आईजीएसटी वाला कंपोनेंट है, जो ओशन फ्रेट का खर्चा उठा रहा है इंपोर्टर, उसके ऊपर भी देना है। तो यहां पे इंपोर्टर किस लिए लड़ाई कर रहा था कि हमसे ओशन फ्रेट के ऊपर जीएसटी मत लो। सरकार ने बोला हम लेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं लोगे। तो ये पूरा मैटर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है यासिन मलिक कन्विक्टेड फॉर टेरर फंडिंग। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जो कोर्ट है दिल्ली में, उसने कश्मीरी सेपरेटिस्ट लीडर यासिन मलिक को
यहां पे एलिज टेररिज्म और सेक्शनिस्ट एक्टिविटीज के लिए कन्विक्ट पाया गया। कितने साल की सजा होगी थोड़ी देर में पता चलेगा। ओके, कन्विक्ट मतलब ही इज गिल्टी मतलब उसने 2016-17 में सेक्शनिस्ट एक्टिविटीज की, और ना केवल 2016-17 में, बहुत पहले से सेक्शनिस्ट एक्टिविटीज में यासीन मलिक इन्वॉल्व है। पाकिस्तानी औरत से इसने शादी कर रखी है, आईएसआई के साथ इसके कनेक्शन है, मौसाना, मसूद अजहर, जितने भी आप कह लो टेररिस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर, सबके साथ उठना बैठना था किसका? यासीन मलिक का। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर यासीन मलिक के ऊपर इल्जाम लगाए गए थे। यासीन मलिक कौन है? इज द हेड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। एनआईए ने इसको अरेस्ट किया था 2019 में। किस रिस्पेक्ट में? एक टेरर फंडिंग केस के रिस्पेक्ट में। तो अपनी एफआईआर में एनआईए ने क्या लिखा है कि पाकिस्तान से कश्मीरी सेपरेटिस्ट के पास फंडिंग आती थी, इसमें यासीन मलिक भी एक था, और यह फंडिंग हाफिज सईद ऑफ लश्कर तैयबा से भी आती थी, सैयद सलाहुद्दीन ऑफ हिजबुल मुजाहिदीन से भी आती थी, और कई बार इन्होंने कश्मीर वैली के अंदर पत्थरबाजी करवाई है, स्कूल बंद करवाना, स्ट्राइक्स करवाना, प्रोटेस्ट करवाना। मतलब कश्मीर को डेवलप ही होने मत दो, कश्मीर डेवलप हो जाएगा तो कश्मीर के लोग खुश हो जाएंगे, कश्मीर के लोग खुश हो जाएंगे तो इन टेररिस्ट की आइडियोलॉजी को कौन फॉलो करेगा? तो अभी के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 1 दर्जन सेपरेटिस्ट को यहां पर अरेस्ट किया है, चाहे वो यासिन मलिक हो, आसिया अंद्राबी ऑफ दुख्तरन ई मिलाद पार्टी, शबीर शाह ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी, इन सबको यहां पे अरेस्ट कर लिया गया। देखिए, यासिन मलिक का इंटरोगेशन हुआ, और एनआईए की इंटरोगेशन में ऐसे थप्पड़ पड़ते हैं ना कि सब लोग उगल देते हैं कि क्या उन्होंने किया है। तो ऑल पार्टीज हुरियत कॉन्फ्रेंस, जो कि आप कह सकते हो सेपरेटिस्ट एजेंडा को फॉलो करती है, इनके अलग अलग फैक्शंस को जोड़ के एक ऑर्गेनाइज तरीके से कश्मीर वैली में एजिटेशन करवाना, ओवरऑल कश्मीर को सिस्टमैटिक तरीके से इंडिया से तोड़ना, इन सब चीजों को यासिन मलिक ने ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की, ये उसने यहां पे मान लिया है। 2016 जुलाई में जब बुरहान वाली मिलिटेंट को मार दिया गया था, उसके बाद जो प्रोटेस्ट हुए कश्मीर वैली में, उसमें भी यासिन मलिक का हाथ था, और उसके बाद ही भारत सरकार प्ले में आई, जेकेएलएफ और यासिन मलिक दोनों को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया। 2016 के बाद जो बवाल हुआ कश्मीर के अंदर, 89 केसेस स्टोन पेल्टिंग के आप कह लो रिपोर्ट किए गए, और यासिन मलिक के घर में एक चिट्ठी मिली। वो चिट्ठी हिजबुल मुजाहिदीन के लेटर हेड पे थी, और उसमें यह लिखा हुआ था कि कश्मीर वैली के अंदर जो लोग हैं वो फुटबॉल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। मतलब भारत सरकार और भारत की आर्म्ड फोर्सेस किसी भी प्रकार का कोई इनिशिएटिव कर रही है कश्मीर वैली में, तो लोग उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, लोग सपोर्ट करेंगे तो हम तुमको पकड़ पकड़ के मारेंगे। तुम इस पर्टिकुलर सेपरेटिस्ट मूवमेंट के प्रति ऑनेस्ट रहो, मतलब तुम पाकिस्तान के साथ मिलने के लिए अपने आप को हिंदुस्तान से अलग करने के लिए तैयार रहो, और हिंदुस्तान द्वारा ऑर्गेनाइज किसी भी चीज में अपने आप को पार्टिसिपेट मत करवाना। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज थी यासिन मलिक की, लोगों को भड़काना, बरगलाना, उनको डराना कि भारत सरकार के साथ किसी भी तरीके से कोऑर्डिनेट मत करना। फिर मार्च में एनआईए ने चार्जेस फ्रेम किए, शबीर शाह, यासिन मलिक, अल्ताफ फंतूश, रशीद इंजीनियर, हुरियत जॉइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप, मसरात आलम, इन सबको टेरर फंड्स मिले हैं पाकिस्तान से। लार्ज स्केल पे कश्मीर वैली में वायलेंस, आर्सन, आगजनी, प्रोटेस्ट को इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया। एक इलेबोरेट स्ट्रक्चर यहां पे तैयार किया यासिन मलिक ने, जिसके थ्रू वो फंड्स को ट्रांसफर करता था फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, और अलग अलग चैनल्स के थ्रू ट्रांसफर करता था। हवाला का इसका इस्तेमाल किया गया, और जम्मू एंड कश्मीर को भारत से अलग करने की यहां पे जो साजिश थी, इसको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट किया। और एनआईए ने यह पता किया है कि ये सब करने में यासिन मलिक की मदद कर रहा था एक कश्मीरी बिजनेसमैन जिसका नाम है जहूर अहमद शाह वताली। ये वन ऑफ द मेन हवाला कंड्यूट्स था। ये फंड पाकिस्तान से रिसीव करता था, आईएसआई से रिसीव करता था। इसके बहुत सारे चैनल्स थे, यूएई में बहुत सारी शेल कंपनीज थी जिसके थ्रू ये टेररिस्ट फंडिंग का पैसा पाकिस्तान के थ्रू इंडिया के अंदर आता था, और इंडिया के अंदर टेरर स्टोल पेल्टिंग और उल्टे सीधे अटैक कराने में इस पर्टिकुलर पैसे का इस्तेमाल किया जाता था। यासिन मलिक के पास 15 करोड़ की प्रॉपर्टी भी थी, प्रॉपर्टी को जब्त किया गया जो भी इंडिया के अंदर है। लगातार ये आईएसआई के टच में था। एक पाकिस्तानी औरत से इसने शादी की, ये पाकिस्तानी औरत भी बहुत हद तक आईएसआई स्पाइस एजेंसी के करीब है, और इंडिया के अगेंस्ट एंटी इंडिया प्रोपोगेंडा चलाने में नंबर 1 है। रुबैया सैयद, जो कि डॉटर थी यूनियन होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सैयद की, इनको 1981 में एबडक्ट कर लिया गया था, अगवा कर लिया गया था। उस अगवाई में भी यासिन मलिक का हाथ था। 1990s के अर्ली पार्ट में इंडियन एयरफोर्स के 4 पर्सनल्स को मार दिया गया था, इसमें भी यासिन मलिक का हाथ था। तो ये पूरी कहानी है यहाँ पे यासिन मलिक की। अभी कितने साल की इनको सजा होगी उसको देखते हैं आगे। जीएस पेपर 3 लिंकेज टू टेररिज्म में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है, केंद्र की सरकार ये बोल रही है कि जो चाइना इंडियन ऑक्युपाइड टेरिटरी में पैंगोंग ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर रहा है, इसको बहुत प्रॉपर तरीके से मॉनिटर कर रहा है इंडिया। यहां पे आपको नॉर्थ बैंक नजर आ रहा है पैंगोंग सो का, यहाँ साउथ बैंक नजर आ रहा है, ये इधर पहाड़ है।
इस तरफ, और ये बीच में जो आपको नजर आ रही है ये है लेह, और यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर इलाका है ना, इस पर्टिकुलर इलाके पे ये ब्रिज बनाया जा रहा है। अभी के लिए आप कह सकते हो कि ये जो आपका नॉर्थ बैंक है, इधर यहाँ पे कहीं पे आपकी चाइनीज पोस्ट है, यहाँ पे पोस्ट है। इन पोस्टों के बीच में जो डिस्टेंस था 200 किलोमीटर का, इसको ट्रेवल करने में 12 घंटे लग जाते थे, अब केवल 3 से 4 घंटे लगेंगे। ओवरऑल इस पर्टिकुलर ब्रिज से चाइना को एक बड़ा ही टेक्टिकल एडवांटेज मिलेगा इस पर्टिकुलर इलाके में। भारत सरकार का तो ऑफिशियल स्टैंड ये है कि ये इलाका भारत सरकार का है, चाइना ने इलीगली ऑक्युपाई कर रखा है, और इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला है कि ऑक्युपाइड टेरिटरी में पैंगोंग सो के ऊपर चाइना ये ब्रिज बनवा रहा है। देखिए, वैसे ब्रिज बनवाने की जो खबर थी वो पिछले कुछ महीनों से चल रही है। एक्चुअली में एक छोटा ब्रिज बनाया गया पहले यहाँ पे अक्टूबर 2021 में, जिसका कंस्ट्रक्शन जनवरी तक चला, फिर मार्च में शुरू हुआ, अप्रैल तक चला। वो छोटा ब्रिज एक्चुअली में इसलिए बनाया गया था कि बड़ा ब्रिज बनाया जा सके। वो छोटे ब्रिज की हाइट तो इतनी नीचे है कि पेट्रोलिंग बोट्स भी ठीक तरीके से पार नहीं कर पाती हैं। तो छोटे ब्रिज को बाद में डिसमेंटल कर दिया जाएगा, छोटे ब्रिज को एक्चुअली बड़े ब्रिज बनाने के लिए लेके आया गया था। ठीक है, तो छोटा ब्रिज वॉज नॉट अ परमानेंट ब्रिज, ये जो बड़ा ब्रिज बनाया जा रहा है ये परमानेंट ब्रिज है। तो पीएलए के ट्रूप्स को ओवरऑल साउदर्न बैंक ऑफ पैंगोंग सो तक पहुंचाने के लिए जो टाइम है वो काफी कम हो जाएगा इस बड़े ब्रिज के दम पर। ठीक है, ये सब बातें यहां पे बताई जा रही हैं। तो पहले नॉर्थ बैंक और साउथ बैंक ऑफ पैंगोंग सो जो कि चाइना के कंट्रोल में है, उसको ट्रेवल करने में जो 12 घंटे लगते थे चाइनीज फोर्सेस को, वो कम हो जाएंगे 3 से 4 घंटे से, और 130 किलोमीटर डिस्टेंस कम हो जाएगा इस ब्रिज के बनने की वजह से। तो जो पीएलए गैरिसन है कुरनाक फोर्ट में और जो साउथ बैंक मोल्डा में है, उसको जोड़ देगा ये पर्टिकुलर ब्रिज। इन दोनों कुरनाक फोर्ट और मौलदा जो आप कह लो पोस्ट है चाइनीज आर्मी की, इसके बीच में डिस्टेंस है 200 किलोमीटर का, और ये जो ब्रिज बनाया गया ये ऐसे दो पॉइंट के बीच में बनाया गया साउथ और नॉर्थ बैंक में, जहां पे जो डिस्टेंस है साउथ और नॉर्थ बैंक के बीच का वो सबसे कम हो। तो 12 घंटे जो लगते थे इस 200 किलोमीटर को कवर करने में, अब केवल 3 से 4 घंटे लगेंगे, ऐसा यहां पे बताया जा रहा है। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 25 किलोमीटर अंदर आके ब्रिज बनाए इंडियन वर्जन के हिसाब से, मतलब एक बड़ा इलाका इंडिया का यहां पे चाइनीज कब्जा रहे हैं और उसके ऊपर कंसोलिडेशन कर रहे हैं। अब चाइना वाले क्या बोलेंगे कि हम तो अपने इलाके के ऊपर कंसोलिडेशन करने के लिए, भारत हम हमारे ऊपर अटैक ना कर दे इस चीज को बचाने के लिए हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा कर रहे हैं। लेकिन इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके कल की डेट में चाइना एक फुल फ्रंटल ऑफेंसिव भी लॉन्च कर सकता है इंडिया के अगेंस्ट। कुछ भी हो सकता है चाइना का, देखिए कोई भी यहां पे भरोसा है नहीं। तो ये जो पैंगोंग सो है, पैंगोंग सो की बात की जाए तो इस पैंगोंग सो 135 किलोमीटर पैंगोंग सो जो लंबी लेक है, वहां पे केवल एक तिहाई इलाका इंडिया के पास है, बाकी दो तिहाई इलाका चाइना के पास है, और उस दो तिहाई इलाके में चाइना काफी बवाल कर रहा है। नॉर्थ बैंक, साउथ बैंक, एक्चुअली नॉर्थ बैंक आप कह सकते हो कि ज्यादा डिस्प्यूटेड है। जितना ज्यादा हो सका है उतना चाइना अंदर घुसने की कोशिश किया उसने इस इलाके में। फरवरी 2020 में फर्स्ट फेज ऑफ डिसंगेजमेंट में दोनों साइड्स ने डिसाइड किया कि हाँ डिसंगेजमेंट करेंगे। काला टॉप की पहाड़ियों पे जब हमारे जवान चढ़ गए थे, उस समय पे चाइना पैंगोंग सो की पॉलिटिक्स को लेके थोड़ा बैकफुट पे चला गया था। इंडिया ने पैंगोंग सो को लेके डिसंगेजमेंट कर लिया, चाइना ने बोला बाकी जगहों पे डिसंगेजमेंट करेंगे, बट डिसंगेजमेंट करने से चाइना ने अभी के लिए मना कर दिया। अभी के लिए कंडीशन देखी जाए तो इंडिया की जो पोस्ट है वो धान सिंह थापा पोस्ट, वो फिंगर 3 पे है, और जो पीएलए पीपल लिबरेशन आर्मी की पोस्ट है वो फिंगर 8 के जस्ट ईस्ट में है। तो आप कह सकते हो कि बीच में एक बड़ा बफर है, लेकिन इस बफर में इंडियन और चाइनीज फोर्सेस पेट्रोलिंग करती रहती हैं। यहां पे चूंकि काला टॉप की पहाड़ियों के ऊपर हमारा एक बहुत बड़ा एडवांटेज था, इसके चलते पैंगोंग सो की डिसंगेजमेंट में इंडिया को थोड़ा बेनिफिट रहा है। लेकिन जहां जहां पे बाकी जगहों पे डिसंगेजमेंट हो रही है, चाहे वो गलवन वैली हो, चाहे वो देवसांग प्लेन्स हो, चाहे वो चुशुल सेक्टर हो, चाहे वो आपका हॉट स्प्रिंग्स हो, हर जगह पे ऐसा बताया जा रहा है कि इंडिया कहीं ना कहीं डिसंगेजमेंट में थोड़ा डिसएडवांटेज पे जा रहा है, जिस पेपर 3 सिक्योरिटी चैलेंजेस इन बॉर्डर एरिया में न्यूज आपको काम आएगी। अगली न्यूज है शुगर सीजन 2021-22 में जो शुगर का एक्सपोर्ट है वो 2017-18 से 15 गुना ज्यादा है। और हम शुगर कहां कहां पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं? इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, यूएई, मलेशिया और अफ्रीकन कंट्रीज में। तो 2021-22 में हमने 15 गुना ज्यादा शुगर एक्सपोर्ट किए व्हेन कंपेयर टू 2017-18। आपसे एक सवाल है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि जो शुगर सीजन चलता है एक साल में, वो कौन से महीने से कौन से महीने तक चलता है? ठीक है, ये आपसे सवाल है। तो शुगर सीजन 2017-18 में 6.2 लाख मेट्रिक टन शुगर पैदा हुई, ठीक है ना, एक्सपोर्ट हुई एक्चुअली में। 2018-19 में 38 लाख मेट्रिक टन शुगर एक्सपोर्ट हुई, 2019-20 में 59.6 लाख मेट्रिक टन। 2020-21 में 60 से 70 लाख मेट्रिक टन एक्सपोर्ट हुई, 2021-22 में ऐसा कहा जा रहा है
कि 90 लाख मेट्रिक टन शुगर एक्सपोर्ट होगी इंडिया के अंदर। 90 लाख, सोचिए 2017-18 में 6.2 एलएमटी और 2021-22 में 90 एलएमटी। मतलब इस हद तक हम लोग शुगर को दुनिया भर में इंपोर्ट कर रहे हैं। एक अप ट्रेंड शुगर एक्सपोर्ट में इसलिए भी देखने को मिल रहा है क्योंकि भाई MIEQ कोटा चलाया था भारत सरकार ने। जो शुगर इंडस्ट्रीज थी उनको शुगर एक्सपोर्ट करने के लिए यहां पे कुछ इंसेंटिव्स दिए जा रहे थे भारत सरकार की तरफ से। उसके साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई चेन डिसरप्शन की वजह से शुगर के दाम बढ़ रहे हैं, तो जो हमारे शुगर मिल्स हैं उनको इंटरनेशनल मार्केट में बेच के फायदा हो रहा है। प्लस हमारे पास शुगर के सरप्लस स्टॉक्स हैं। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड। तो इन सरप्लस स्टॉक्स के चलते ओवरऑल हम शुगर को एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। अपने पास शुगर भर के कोई फायदा नहीं है। सरकार का यह बोलना है कि हम जितनी एक्सेस शुगर पैदा कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी उस एक्सेस शुगर को इथेनॉल बनाने के लिए इस्तेमाल करो, क्योंकि पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है ना हमको, तो इस शुगर से इथेनॉल बनाओ, ऐसा भी यहां पे सरकार का बोलना है। अभी के लिए देखा जाए तो इथेनॉल ब्लेंडिंग जो पेट्रोल में हो रही है 2022 में, वो ऑलमोस्ट 10% पहुंच चुकी है। टू बी प्रिसाइज 9.9% इथेनॉल ब्लेंडिंग हम लोग 2022 तक कर चुके हैं। टारगेट क्या है कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग हो जाए 2025 तक। पहले ये 20% का टारगेट 2030 तक था, अब इसको शिफ्ट करके एडवांस करके 2025 कर दिया गया। अगर हम अपनी इथेनॉल डिस्टिलेशन कैपेसिटी को देखें तो 2014 तक मोलासिस बेस्ड इथेनॉल डिस्टिलेशन जो डिस्टिलरीज है इंडिया के अंदर, वो 215 करोड़ लीटर इथेनॉल बना पाती थी 2014 तक। समझिए, तो 2014 तक मोलासिस बेस्ड डिस्टिलरीज 215 करोड़ लीटर इथेनॉल बना पानी थी। लेकिन अब ये नंबर पहुंच गया है 2022 में 569 करोड़ लीटर पे। सिमिलरली ग्रेन बेस्ड जो डिस्टिलरीज हैं, जो अनाज का इस्तेमाल करके इथेनॉल बनाएंगी, वो 2014 में 206 करोड़ लीटर इथेनॉल बनाती थी, अब 2022 में 298 करोड़ लीटर इथेनॉल बना रही है। तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि 2014-13 के लगभग जो टोटल इथेनॉल बनाने की कैपेसिटी थी इंडिया की, चाहे वो मोलासिस से हो चाहे वो अनाज से हो, ग्रेन से हो, वो थी 421 करोड़ लीटर, और अब 8 सालों में वो 867 करोड़ लीटर पे पहुंच चुकी है। ठीक है भाई। 2013-14 में जो हमारी इथेनॉल ब्लेंडिंग थी पेट्रोल में, वो थी 1.53%। और हम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को कितना इथेनॉल देते थे? 38 करोड़ लीटर्स। लेकिन अब वो 8 गुना हो चुका है। अब हम इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं कितनी? 9.9%। और ओवरऑल आप कह सकते हो कि दिसंबर नवंबर के रिस्पेक्ट में सप्लाई ईयर जो है इथेनॉल का 2020-21 का 302.3 करोड़ लीटर इथेनॉल दिया गया है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को। इथेनॉल सप्लाई ईयर 2021-22 में 9.9% ब्लेंडिंग का टारगेट पूरा अचीव हो चुका है। मतलब ऑलमोस्ट 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग इस ईयर में हम लोग अचीव कर लेंगे। समझ गए? सरकार ने बोल दिया कि इथेनॉल बी हैवी मोलासेस शुगर केन जूस शुगर सिरप शुगर से बनाया जा सकता है। मतलब आगे आने वाले समय में जितना एक्सेस फूड ग्रेन हम प्रोड्यूस करेंगे वो इथेनॉल बनाने में इस्तेमाल होगा, जितना एक्सेस शुगर हम प्रोड्यूस करेंगे वो इथेनॉल बनाने में इस्तेमाल होगा। उससे हमें फायदा क्या होगा? फायदा हमको यह होगा कि जब हम ज्यादा इथेनॉल इस्तेमाल करेंगे अपने फ्यूल में, तो हमें कम फ्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। हमारा पेट्रोल डीजल क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम होगा। हमारे क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम होगा तो हमारा इंपोर्ट में खर्चा कम होगा। एक बात। दूसरी बात, इथेनॉल ज्यादा इस्तेमाल करने से पेट्रोल कम जलेगा। पेट्रोल कम जलेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड के एमिशंस 30 से 50% घटेंगे। हाइड्रोकार्बन के एमिशंस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड के एमिशंस यहां पे घटेंगे। 40 करोड़ हम लोग क्रूड ऑयल के इंपोर्ट, 40,000 करोड़ हम लोग क्रूड ऑयल के इंपोर्ट में बचाएंगे। प्लस जो फार्मर्स मक्के की और चावल की खेती करते हैं, उनकी क्रॉप मार्केट में बिक सकेगी। उसी क्रॉप को इथेनॉल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लगभग 165 लाख टन ग्रेन यूटिलाइज हो जाएंगे। वो पड़े पड़े एफसीआई के गोडाउन में सड़ेंगे नहीं। प्लस हमारे पास जो 60 लाख टन का सरप्लस शुगर पैदा होता है इंडिया के अंदर, उसको हम लोग इथेनॉल बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। तो वो जो शुगर रखा रखा कभी कभी खराब हो जाता था, वो खराब नहीं होगा। अभी के लिए तो हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, बट नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हमारा शुगर एक्सपोर्ट नहीं होता, क्योंकि इतने एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं आते हैं। तो अगर हम एक्सेस शुगर पैदा कर रहे हैं तो उस एक्सेस शुगर को कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सकें, ये टारगेट है। जीएस पेपर 2-3 एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में न्यूज आपको काम आएगी। और आज की आखिरी न्यूज, रेडी टू डिस्कस टर्की कंसर्न्स। ये फिनलैंड के प्राइम प्रेसिडेंट सॉली निनिस्टो, ठीक है ना, और उसके साथ साथ स्वीडन की प्राइम मिनिस्टर मैग्डलिना एंडरसन, ये दोनों ही पहुंचे हैं कहां पे? व्हाइट हाउस। इन्होंने यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ की मुलाकात। और ओवरऑल यहां पे क्या बोला कि चूंकि हम नाटो ज्वाइन करना चाहते हैं, और नाटो ज्वाइन करने में जो टर्की है उसको कहीं ना कहीं आप कह लो कुछ ऑब्जेक्शन है कि भाई हम नहीं चाहते कि स्वीडन और फिनलैंड नाटो ज्वाइन करे। तो इस रिस्पेक्ट में दोनों ही प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट का बोलना है कि भाई हम टर्की के साथ बैठ के टर्की के जो भी कंसर्न्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। और टर्की का यहां पे एक बहुत बड़ा कंसर्न ये है
कि टर्की में जो कुर्दिस्तान वाला मुद्दा है, जो कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के जो लोग हैं, जो चाहते हैं कि टर्की का वो इलाका जहां पे कुर्दिश पीपल रहते हैं उसको अलग हटा के कंट्री बना दी जाए। एक्चुअली जो कुर्दिस्तान के लोग हैं इनका ये बोलना है इराक, टर्की, सीरिया, इनके वो इलाके जहां पे कुर्ड्स रहते हैं, वो इलाके को ऑटोनॉमस कर दो, उसको एक अलग कंट्री बना दो। बट क्या टर्की कभी ये मान सकता है? एक ऐसा डिसीजन जिससे आपके देश का लैंड इलाका चला जाए उसको आप कभी नहीं मानोगे। तो इस कंटेक्स्ट में टर्किश प्रेसिडेंट रसद तैयब अर्दोगन का यह बोलना है कि भाई ये जो फिनलैंड है और स्वीडन है, ये कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के मेंबर्स को होस्ट करते हैं, उन टेररिस्टों को होस्ट करते हैं। फिर भाई ये जो कंट्रीज हैं, ये मुस्लिम क्लेरिक फैतुल्लाह गुलेन को फॉलो करते हैं, जो कि अर्दोगन का एक बहुत बड़ा अपोनेंट है। तो इस कंटेक्स्ट में फिनलैंड और स्वीडन स्वीडन की नाटो ज्वाइन करने की एप्लीकेशन को टर्की बिल्कुल ओपनली रिजेक्ट कर रहा है। इसीलिए यहां पे फिनलैंड और स्वीडन के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं वो टर्की के प्रेसिडेंट के साथ बातचीत करने की कोशिश करेंगे और ओवरऑल उनको इंसिस्ट करने की कोशिश करेंगे कि ठीक है भाई, हम आपके कंसर्न्स को मानेंगे, आप हमारे कंसर्न्स को मानिए। तो नाटो मेंबरशिप स्वीडन और फिनलैंड की ये बड़े प्रोग्रेसिव बेसिस पे यहां पे चालू है। लेट्स सी कि ये बन पाते हैं नहीं बन पाते हैं। रही बात व्लादिमीर पुतिन की, तो व्लादिमीर पुतिन ने अभी तो ये नहीं बोल दिया है, अभी तो ये बोला है कि भाई इन दोनों कंट्रीज के ज्वाइन करने से रशिया को खतरा नहीं है। बट लॉन्गर टर्म में रशिया ने यह भी बोला है कि एक मिलिट्री और टेक्निकल रिस्पॉन्स हम देंगे स्वीडन को, फिनलैंड को, अगर ये नाटो ज्वाइन करती हैं तो। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज आपको काम आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लेक्चर्स को शेयर करिएगा। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए।